ऐश फिर अपने दोस्त से पूछती है कि क्या उसने अभी थोड़ी देर पहले लाइटनिंग फ्लैश समन किया था और सोचती है कि क्या उसकी नई मैजिक शक्ति है ये। टिली कहती है कि ये कोई नई मैजिक शक्ति नहीं है, ये वार असल में एक मैजिक स्टोन से आया था। वो अपना ग्लव्स उतारती है और ऐश को देती है और उसे समझाती है कि ये स्टोन मैजिक पावर को बढ़ाता है और एक अलग इफेक्ट पैदा करता है। एक्साइटेड होकर ऐश तुरंत उस ग्लव्स को पहनती है जिसमें स्टोन लगा हुआ है। टिली उसे ट्राई करने के लिए कहती है और समझाती है कि वो अपनी मैजिक पावर को स्टोन में डाले और जब उसे लगे कि स्टोन और मैजिक होल्ड नहीं कर सकता तब उसे रिलीज करे। ऐश एक्साइटेड होकर इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है और अपनी मैजिक को स्टोन में फोकस करती है, लेकिन उसकी कोशिश के बावजूद भी उस स्टोन से जरा भी बिजली नहीं निकलती। टिली अब दोस्त को इस क्यूट सी कोशिश पर स्माइल करती है और कहती है कि ऐश जैसी स्पेशल जादूगरनियों के लिए ये काम दूसरी लड़कियों के मुकाबले आसान होना चाहिए क्योंकि वो मैजिक को सेंस कर सकती है। वो बताती है कि उसने इस ग्लव्स को 10 से ज्यादा लोगों के साथ ट्राई किया, लेकिन केवल कुछ ही लोग इस कॉन्सेप्ट को जल्दी समझ पाए और सही से बिजली वाला वार कर पाए। ऐश मजाक में पूछती है कि क्या वो टिली कह रही है कि वो बेवकूफ है, जिसके जवाब में टिली घमंड से कहती है कि उसने तो पहली बार में ही ये कर दिखाया था। तो हाँ, ऐश उसके मुकाबले में थोड़ी सी बेवकूफ है। अचानक ऐश टिली को सरप्राइज कर देती है और उस पर झपट कर उसे एक स्वीट सी किस कर देती है। मुझे नहीं पता कि ये कहानी कहाँ जा रही है भाई, कोई कहाँ किस कर रहा है, कोई कहाँ किस कर रहा है भाई मुझे लेकिन चलो आगे देखते हैं। तकरीबन 5 स्टोरी पेजेस पर एक किस शेयर करने के बाद वे आखिर में एक दूसरे से अलग होती हैं और ऐश प्यार से टिली के सर पर थपकी देती है। तब छोटी सी टिली नाराज होकर कहती है कि ऐश बेवकूफ नहीं है। टिली अभी भी मुंह फुलाए खड़ी होती है और पलटकर बताती है कि उसने यहाँ कुछ और जादूगरनियों को भी इकट्ठा किया है जिनकी अलग अलग शक्तियों ने उसका ध्यान खींचा है। ऐश को ये बात समझ नहीं आती कि वो टिली से दोबारा पूछती है कि मैजिक की नेचर पर वो क्या बता सकती है। वो उसे समझाती है कि जादूगरनियों की शक्तियां हमेशा से अलग अलग रही हैं और मगर उनकी शक्तियां एक जैसी भी हो जाएं तो उनका मैजिक को समझने और यूज करने का तरीका काफी अलग हो सकता है। लेकिन ये मिस्टीरियस स्टोन्स किसी भी जादूगरनी की शक्तियों को एक जैसा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपनी मैजिक को एक इस स्टोन के थ्रू चैनल करता है तो वो ऐसे ही बिजली पैदा कर सकता है। टिली सोचती है कि शायद मैजिक एक बहुत बड़ी एनर्जी है और जादूगरनियों इसके केवल एक हिस्से को ही यूज कर सकती है। ये स्टोन्स मैजिक पावर को बढ़ाने का काम करते हैं लेकिन खुद मैजिक नहीं बना सकते। उसे अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये स्टोन नेचुरल हैं या फिर किसी ने बनाए हैं, लेकिन उसने अफवाह सुनी है कि ये स्टोन डंजन से मिले हैं। अब तक टिली को केवल कुछ ही स्टोन्स मिले हैं, लेकिन उसने सुना है कि पूर्वी जंगल के सी विंड रीजन में एक पुराना डंजन है जहां ऐसे और भी स्टोन हो सकते हैं, जिसे चेक करने के लिए वो खुद वहां जाना चाहती है। ऐश उसे बताती है कि जब वो क्लियर वाटर पोर्ट से निकली थी तो उसने सुना था कि गार्सिया बिम्बन की सेना सी विंड रीजन की तरफ बढ़ रही है जो टिमोथी का एरिया है। वो सोचती है कि गार्सिया के पास एक बड़ा फोर्ट है जिसकी वजह से वो पानी पर तेजी से सफर कर सकती है। इसी चीज का फायदा उठाकर वो टिमोथी पर पीछे से एक सरप्राइज अटैक करना चाहती है। टिली चिंता में पड़ जाती है और कहती है कि अगर वे लोग सी विंड में ऐसे ही लड़ते रहे तो पूरा देश तबाह हो सकता है और चर्च इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर सब कुछ अपने कब्जे में कर सकता है। उसे डर है कि अगर ग्रे कासल एक राजा के नीचे इकट्ठा ना हुआ तो वो एवर विंटर किंगडम की तरह चर्च के हवाले चला जाएगा। अचानक ऐश को टिली और रोलैंड बिम्बन में एक गजब सी सिमिलरिटी दिखती है जिससे वो पूरी तरह से चौंक जाती है। जब उसकी दोस्त पूछती है कि वो अचानक इतनी शॉक क्यों है तो ऐश बोल पड़ती है कि टिली बिल्कुल रोलैंड बिम्बन जैसी दिख रही है। अपने भाई का नाम सुनते ही टिली जोश में आ जाती है और ऐश से पूछने लगती है कि क्या वो रोलैंड से मिली है और साथ साथ में पूछती है कि ऐश का पश्चिमी हिस्से का सफर कैसा रहा। जब ऐश अपने उस एडवेंचर के बारे में बताती है, ये सब सुनने के बाद टिली तुरंत कहती है कि जो इंसान ऐश ने देखा वो रोलैंड बिम्बन नहीं हो सकता, वो कोई और ही होगा। वो सीरियस होकर कहती है कि अगर रोलैंड इतनी सारी जादूगरनियों को इकट्ठा कर रहा है तो या तो जादूगरनियां उसे कंट्रोल कर रही हैं या कोई जादूगरनी उसकी शक्ल लेकर राजा बनने का नाटक कर रही है। वो कहती है कि रोलैंड जो ज्ञान और इंटेलिजेंस दिखा रहा है वो इस
दुनिया में किसी के पास नहीं है। टिली बताती है कि उसका भाई हमेशा से झूठ बोलने में बेकार था, इसलिए वो अपनी असलियत छुपा नहीं सकता, और जिस इंसान से ऐश मिलकर आई है वो उसका बेवकूफ भाई नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो उसका भाई है। वो हमेशा से ही कम शरारतें करता था और किसी को ज्यादा तंग नहीं करता था। उन्हें मिले हुए काफी समय हो चुका है और टिली अपने भाई से मिलने के लिए बहुत उत्साहित है। ऐश कहती है कि मैगी पीछे बॉर्डर टाउन में रह गई थी, लेकिन वो महीने के आखिर तक बॉर्डर टाउन से वापस आएगी और वहां की न्यूज भी लाएगी। जब तक मैगी नहीं आती, टिली उसे सुजेस्ट करती है कि वो अपना क्लिंजिंग प्लान शुरू कर दे। वो ऐसे कहती है कि वे जॉर्ज आइलैंड को चर्च के लोगों से पूरी तरह साफ कर देंगे ताकि ये जगह जादूगरनियों के लिए एक सेफ जगह बन जाए। ऐश मजाक में अपने दोस्त को हाथ पकड़ती है और उसे एक किस देती है। वो प्रॉमिस करती है कि वो अपनी रानी के सपने को जरूर से पूरा करेगी। अब अगला सीन हमें वापस बॉर्डर टाउन का दिखाया जाता है, जहाँ पे न्यू इन्वेंशन हो चुकी है। छोटे साइज का शीशा और जादूगरनी उससे अपनी खूबसूरत स्किन को देखकर खुश रह जाती है। बाकी लोग भी इसे देखकर काफी एक्साइटेड लगते हैं। सब इसका क्रेडिट सोराया को देते हैं, जिसकी जादुई कोटिंग ने ये क्रिस्टल क्लियर शीशा बनाया जो परफेक्ट रिफ्लेक्शन देता है। लेकिन लेडी लिली, जो हमेशा सबसे अलग रहती है, इस सब से तंग आकर कहती है कि वो ये देखकर थक गई है कि औरतें हमेशा ऐसी चीज़ों के पीछे पागल होती हैं। एक और जादूगरनी उसे याद दिलाती है कि वो खुद भी एक औरत ही है। लिली शर्माकर इस बात को एक्सेप्ट करती है, लेकिन वो अपनी छोटी छाती की तरफ इशारा करती है और कहती है कि उसके पास कुछ खास नहीं है, बस मैदान साफ सा है, और जेलस होकर पास में खड़ी बैंडी की तरफ देखती है। उसकी दोस्त आखिर में समझ आती है कि उसकी दोस्त आखिर क्या बात कर रही है, खासकर जब वो अपनी छोटी छाती की तरफ देखती है। वो लिली के पीछे छुप जाती है और कहती है कि काश उसके पास भी बैंडी जैसे बड़े गुब्बारे होते। इस सब झंझट से दूर ऐना और राजकुमार कहीं और ही बिजी होते हैं। इस बार वे एक माइक्रोस्कोप के साथ काम कर रहे हैं। राजकुमार ऐना को इसे ट्राई करने के लिए कहता है। जब ऐना माइक्रोस्कोप में देखती है तो वो पहले तो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे पानी में कुछ हिलता हुआ दिखता है और करीब से देखने पर उसे ढेर सारे छोटे छोटे कीड़े तैरते हुए दिखते हैं। बाकी सब भी यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और ये देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन ये सब देखकर मैगी बहुत डर जाती है और कहती है कि अगर पानी में ये गंदे कीड़े हैं तो वो पानी नहीं पिएगी। टीचर स्क्रोल राजा से पूछती है कि क्या ये कीड़े सचमुच पानी में तैर रहे हैं, जिसके जवाब में राजकुमार एक बायोलॉजिकल का प्रोफेसर बन जाता है और साइंटिफिक बातें करते हुए प्रोटोजोआ या यूनिसेल्यूस ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया के बारे में बताने लगता है। राजकुमार उसे समझाता है कि जीवित प्राणी और इससे भी छोटे जीव जैसे बैक्टीरिया और वायरस भी पानी में रहते हैं। इस दौरान नाइटिंग, जिसे साइंस की क्लासेस कभी पसंद नहीं थी, वही गंदा पानी पीने लगती है। लेकिन जब कोई उस पर चिल्लाता है तो वो पानी के साथ ढेर सारे कीड़े निगल रही है तो वो तुरंत पानी थूक देती है। जब लिली माइक्रोस्कोप से देखती है तो वो क्यूरियस होकर पूछती है कि राजकुमार ये सब अजीब बातें कहाँ से सीखता है। तभी उसे एक आइडिया आता है, क्यों ना वो अपनी जादुई शक्ति को उस पानी पर यूज करे, क्योंकि उसके पास खाने को खराब होने से बचाने की शक्ति है। वो सोचती है कि शायद ये पानी पर भी काम करेगा। लेकिन जब वो ये ट्राई करती है तो एक झटका सा लगता है और एक जोरदार आवाज के साथ उसका मैजिक एकदम से बदल जाता है और अचानक कहीं से अजीब से कीड़े उभर कर आते हैं जो पानी में मौजूद हर चीज को खाने लगते हैं और तेजी से बढ़ने लगते हैं। नाइटिंग देखते ही कि लिली का मैजिक कंट्रोल से बाहर हो रहा है, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले लिली का मैजिक एक नई फॉर्म ले लेता है। वो एक ब्लोम में इकट्ठा होकर एक अजीब सा जीव बन जाता है। राजकुमार माइक्रोस्कोप की तरफ बढ़ता है और देखता है कि ये कीड़ा जैसे जीव लिली को सल्यूट कर रहे हैं। सब लोग लिली के इस बदलाव पर खुश होते हैं क्योंकि वो उनकी टीम की थर्ड शक्तिशाली जादूगरनी बन गई है। इस पर लिली शर्मा जाती है और कहती है कि उसने सोचा था कि राजकुमार की एटम्स वाली थ्योरी को समझकर शायद उसकी शक्तियां इवॉल्व हो जाएंगी, और ये सचमुच इस काम कर गया। लेकिन अब वही ये समझ नहीं पा रही कि दुनिया की हर चीज छोटे बॉल जैसे आखिर कैसे हो सकती है। उसके हिसाब से अगर स्टील या पत्थर छोटे बॉल से बने होते तो वो टूट कर बिखर क्यों नहीं जाते। नाइटिंग भी ये देखकर हैरान है कि लिली के बनाए हुए छोटे कीड़े ने पानी को पूरी तरफ से साफ कर दिया है। राजकुमार फिर कहता है कि अब फाइनल टेस्टिंग का समय आ गया है, क्योंकि इस तरीके से वे ये कंफर्म कर सकते हैं कि लिली की ये नई शक्ति कितनी इफेक्टिव है। वो देखना चाहता है कि ये शक्ति टाइम के साथ कैसे काम करती है और डिवाइन स्टोन ऑफ जजमेंट के साथ कैसा रिएक्ट करती है। अगर ये काम करता है तो बॉर्डर टाउन के मेडिकल
फील्ड्स के लिए ये बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अब 3 दिन तक उसकी शक्ति को टेस्ट करने के बाद राजकुमार ने लिली के बनाए हुए उन पर्पल कीड़ों को 2 मेन ग्रुप्स में बांट दिया था। एक ग्रुप है पेरेंट्स और दूसरा उनके बच्चे या डुप्लीकेट्स। उसने देखा कि पेरेंट्स वो पहले कीड़े हैं जो लिली के मैजिक यूज करने पर सबसे पहले उभरते हैं। जब तक लिली उनके अंदर मैजिक फ्लो करती है वे जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर वो 5 मीटर से ज़्यादा दूर चली जाती है तो वे गायब हो जाते हैं, और अगर वे डिवाइन स्टोन ऑफ जजमेंट के पास आते हैं तो वे एकदम से ख़त्म हो जाते हैं या दूर भाग जाते हैं। लेकिन उनके डुप्लीकेट्स उनसे थोड़े अलग हैं, उन्हें डिवाइन स्टोन ऑफ जजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उस छोटी दुनिया के बदमाश जैसे हैं। इनमें पेरेंट्स ऐसी कुछ खूबियां होती हैं और उन्हें दूसरे कीड़ों से लड़ने में काफी मजा आता है। ये सब इसलिए ताकि बुरे कीड़े खाने को खराब ना करें। लेकिन इनके साथ भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये ज्यादा देर नहीं टिक पाते क्योंकि ये केवल डुप्लीकेट्स है ना कि ओरिजिनल कीड़े। वे पेरेंट्स की तरह और ज्यादा डुप्लीकेट्स नहीं बना सकते। वे केवल 1 दिन जीते हैं और अगर पानी को बॉईल करें तो वो तुरंत मर जाते हैं। राजकुमार ये सब जानकर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि ये कीड़े हर तरह के खतरनाक जर्म्स और वायरस को खा सकते हैं, जिससे कि वे बीमारियों का आसानी से खात्मा कर सकते हैं। एक रिफ्रेशिंग शावर के बाद लिली हंसने लगती है और राजकुमार का शावर बनाने के लिए दिल से शुक्रिया करती है। हालांकि उसने ही सबसे पहले उसका मजाक उड़ाया था। वो नॉवेल्स की तरह आराम और अयाशी के पीछे भागता है। जब वो बाहर आती है तो वो मून से कहती है कि वो भी शावर ले ले, लेकिन मून एक पिलो उठाकर लिली के मुंह पर मार देती है और उसे इतनी जल्दी बदलने के लिए गुस्सा हो जाती है। लिली अपने दोस्त के इस अचानक अटैक से कंफ्यूज हो जाती है। मून उसे याद दिलाती है कि कैसे उसने राजकुमार की एटम्स वाली थ्योरी का मजाक उड़ाया था, लेकिन फिर भी उसकी नई शक्तियां इसी कारण इवॉल्व हुई। लिली आंखें घुमाती है और पिलो वापस फेंकती है और कहती है कि उसकी शक्तियों के बढ़ने का एटम से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि राजकुमार भी कहता है कि शक्तियां बढ़ाने के लिए उन्हें इस थ्योरी को मानना जरूरी नहीं है। अब मून ये सुनकर थोड़ा अच्छा फील करती है और धीरे से पूछती है कि वो अपनी शक्तियों को समझने के लिए क्या करे, क्योंकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड की शक्तियां ना तो कोई देख सकता है और ना ही कोई छू सकता है। लिली कंफ्यूज रिएक्ट करती है और कहती है कि उसे भी कुछ पता नहीं, वो बस अपनी शक्ति के बारे में जानती है और उसे तो राजकुमार के बैक्टीरिया वाले लेक्चर्स भी समझ नहीं आते। उनके बारे में सोचने से ही उसका सिर दर्द करने लगता है। वो कहती है कि राजकुमार को तो उसके लिए एक पूरी बुक ही लिख देनी चाहिए। मून उसे ये सब ड्रामा बंद करने के लिए कहती है क्योंकि वो पहले ही इवॉल्व हो चुकी है। अब उसे डर है कि अगर चीजें ऐसी ही चलती रही तो वो राजकुमार के किसी काम नहीं आएगी। लिली स्माइल करती है और मिस्टीरियस तरीके से कहती है कि अगर वो बस एक शावर ले ले तो उसे अपनी शक्ति खुद ही समझ आ जाएगी। अब इससे मून कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि उसकी दोस्त आखिर कहना क्या चाहती है। इसके जवाब में लिली साफ साफ कहती है कि उसे ऐना के साथ शावर लेना चाहिए। अब ये बात सुनकर मून और भी शर्मा जाती है। थोड़ी देर बाद मून ऐना के साथ शावर लेने के लिए मान जाती है और दोनों टब में बैठ जाते हैं। वो शर्माते हुए अपने सीनियर से माफ़ी मांगती है और ये बात सिर्फ नहाते हुए ही पूछनी पड़ी क्योंकि ऐना ज़्यादातर बहुत बिजी रहती है। ऐना फिर पूछती है कि उसकी जूनियर क्या बात करना चाहती है। वो कहती है कि आजकल तो हर कोई बिजी है, यहाँ तक कि मैगी भी जो हाल फिलहाल में ही इधर आई है वो भी बहुत जोश के साथ सब कुछ सीख रही है। लेकिन मून खुद को सबके मुकाबले में काफ़ी वीक समझती है, जिसके जवाब में ऐना उसे तसल्ली देती है और फिर हर कोई अपने तरीके से मेहनत करता है ये बात उसे बताती है। वो कहती है कि जादूगरनियां अपने आप को, अपनी शक्तियों को और अपने भविष्य को समझने के लिए खुद मेहनत करती हैं। ऐना बताती है कि जैसे राजकुमार ने उसकी हेल्प की, उसे दिखाया कि उसकी शक्तियाँ सिर्फ बुराई के लिए नहीं बल्कि अच्छे कामों के लिए भी यूज हो सकती हैं। जिसके बाद उसकी शक्तियाँ इवॉल्व हुई। वो अपनी जूनियर को सलाह देती है कि वो खुद पर ज़्यादा जोर ना डाले बल्कि आराम आराम से कुछ कुछ सीखती रहे, क्योंकि वो नेचुरली ही अच्छे से आगे बढ़ेगी। इस सीरियस बात के बाद ऐना मून के सिर पे शैम्पू रगड़ने लगती है, जिससे मून पूरी तरह से शर्मा जाती है और उसे अजीब सा फील होता है क्योंकि उन्होंने पहले कभी शैम्पू नहीं देखा था। बदले में कुछ करने के लिए मून ऐना की बैक रब करने का ऑफर करती है। दूसरी तरफ ये लव बर्ड्स मार्केट में घूम रहे होते हैं, जहाँ पे मैं ये खुशबूदार साबुन और बॉर्डर टाउन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। नाइट कार्टर उसे बताता है कि कासल में हर कोई इसे यूज़ करता है। वो इसकी तारीफ करते हुए कहता है कि ये तेल साफ करता है और एक रिफ्रेशिंग गुलाब की खुशबू छोड़ता है।
लेडी में उस सोप को सूंघती है और उसकी खुशबू में काफी खुश हो जाती है। वो हैरान होती है कि इतना बड़ा साबुन किंग सिटी में महंगे परफ्यूम के मुकाबले इतना सस्ता कैसे हो सकता है। कार्टर बताता है कि उन्होंने महंगे मटेरियल्स के बजाय अलग अलग मटेरियल्स का यूज करके इसे सस्ता बनाया है। वो मैं के लिए काफी सारे सोप बार खरीद के लाता है, जिससे लेडी में थोड़ा शर्मा जाती है। नाइट कार्टर कहता है कि एक व्यक्ति के लिए 2 साबुन बाय करने की लिमिट है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो वो राजकुमार से और भी मांग सकता है। अब सोप बार बार मिलने में थोड़ी हैरान होती है, लेकिन आखिर में स्माइल करती है और खुशी से इन्हें एक्सेप्ट करती है। जब कार्टर मई के लिए गिफ्ट लेने जाता है तब मैं गहरे सोच में डूब जाती है। वो अपने लॉन्ग सॉन्ग फोर्टिस के पास्ट के बारे में सोचती है, जहां उसे थिएटर में काफ़ी पसंद किया जाता था, लेकिन उसे ये आइडिया पसंद नहीं था कि वो बॉर्डर टाउन जैसे छोटे शहर में काम करे जहां उसके हिसाब से ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं। अचानक कार्टर एक गिफ्ट के साथ वापस आता है और थोड़ी देर बाद वो गिफ्ट लेकर आता है और मे को देता है। जब मे वो बॉक्स खोलती है तो कोई कीमती और नावाब शीशा होता है उसमें, जो उसकी सुंदर परछाई दिखाता है। उसे ये एहसास दिलाता है कि वो कितनी खूबसूरत है। कार्टर भी उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उसकी स्टेज परफॉर्मेंस का सबको हैरान कर दिया था। वो धीरे से पूछता है कि क्या वो उसके साथ और समय स्पेंड करेगी। लगता है कार्टर पूरी तरह से उसके प्यार में डूब चुका है और शायद मई भी उसके लिए कुछ ऐसे ही फील कर रही है। उसी शाम एक अच्छा समय साथ में गुजारने के बाद मई अपने रूम में बैठकर एम्बेसडर पेट्रोव के लिए एक लेटर लिखती है। उसमें वो बताती है कि वो लोंगसोंग फोर्टिस के हनीसकल फैमिली के थिएटर को सपोर्ट करने वापस नहीं जाएगी, बल्कि वो बॉर्डर टाउन में रहने का फैसला करती है ताकि वो अपना ज्ञान बढ़ा सके और अपने एक्टिंग कैरियर को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाए। ऐसा लगता है कि आखिरकार कार्टर भी अब अकेला नहीं रहेगा। बॉर्डर टाउन में एक नया दिन शुरू होता है, जहां एक नया नाइट को रिपोर्ट करता है कि आर्मी सेकंड प्लेटून की ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। वे एक हफ्ते में टारगेट प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाएंगे और इसी दौरान वो यकीन दिलाता है कि सबके लिए पुरानी गन्स ही काफ़ी होंगी। इस दौरान राजकुमार पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, ये नया नाइट कौन है। वो अपने एडवाइज़र की तरफ हैरानी से देखता है और उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि कार्टर लेनिस है। कार्टर थोड़ा शर्मिंदा होकर बताता है कि उसने कल रात अपनी दाढ़ी ट्रिम की थी। वो सबसे रिक्वेस्ट करता है कि वे उसका मजाक न उड़ाएं, लेकिन राजकुमार का वजीर अपनी हंसी रोक नहीं पाता और बोल पड़ता है कि लड़कियों का चक्कर बाबू भैया, लड़कियों का चक्कर एक इंसान से क्या क्या करवा बैठता है ये लड़की का चक्कर। वापस काम पर आते हुए राजकुमार सबको यकीन दिलाता है कि ट्रेनिंग के लिए काफी कुछ मिलेगा और नाइट को कहता है कि वो सीनियर सिपाहियों से भी ट्रेनिंग को सुपरवाइज करे। जब राजकुमार अपने वजीर को कामों की लिस्ट देता है तो उसका वजीर कहता है कि वो शुगर केन से बने परफ्यूम बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि उसने सुना है कि किंग सिटी में इसकी कीमत ज्यादा है। राजकुमार की आंखें चमक जाती हैं क्योंकि वो एक बड़ा प्रॉफिट कमाने का चांस छोड़ नहीं सकता। तभी उसका वजीर भी, जो अभी उसके पास खड़ा है, उससे बताता है कि परफ्यूम ग्रे कासल के एल्केमी एसोसिएशन का टॉप सीक्रेट प्रोडक्ट है, जिसमें हर साल केवल 1000 यूनिट बनते हैं और उनमें से भी कुछ ही बेचे जाते हैं, और अगर वे उन्हें दूसरे देशों में बेचेंगे तो उनके प्राइस डबल हो सकती है। वो बताता है कि उन्हें जो खुशबूदार साबुन बनाया है वो नहाने को और मज़ेदार बनाता है, और अगर वे शुगर केन से परफ्यूम बनाते हैं तो रेड वाटर सिटी और फॉलन ड्रैगन रीजन में बेचकर काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। राजकुमार इस बात से हैरान है कि परफ्यूम बनाने में कितना कम खर्च आता है, लेकिन कुछ फूल, जड़ी बूटी और इथेनॉल और परफ्यूम रेडी, और इसका प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है। यानी कि इस परफ्यूम में बनने वाली चीज़ें, जिसमें कि कुछ जड़ी बूटी हो गई, फूल हो गए और इथेनॉल और परफ्यूम है, और इसका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। परफ्यूम के अलावा वे नाइट वाइन और वाइट शुगर भी बना सकते हैं। भले ये परफ्यूम जैसा ज़्यादा प्रॉफिटेबल ना हो, लेकिन फिर भी ये काफ़ी सारा पैसा कमाने में हेल्प करेंगे। इस प्लान को पूरा करने के लिए वो अगले दिन शहर के सभी व्यापारियों को इकट्ठा करता है। जब मर्चेंट हॉक थोड़ी सी वाइन पीता है तो वो इसकी क्वालिटी की तारीफ करता है। मार्केट भी वाइन के तीखे स्वाद में काफ़ी इम्प्रेस होती है, लेकिन वो परफ्यूम के बिजनेस डील के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड लगती है, इसलिए वो तुरंत अपने सवाल शुरू कर देती है। वो चांस देखकर राजकुमार के पास जाती है और उसे वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देती है जो उसने मांगी थी। वो बताती है कि
एवर विंटर की राजधानी पूरी तरह से चर्च के हवाले चली गई है, लेकिन अभी तक वहां ज़्यादा कुछ नहीं बदला। वुल्फ किंगडम में भी एक बड़ा युद्ध हुआ और उसने सुना है कि उन्होंने चर्च की सेना को बोक्रन टूथ कासल पर 2 महीने तक रोका था। इसके अलावा किंग ऑफ डॉन से भी ग्रे कासल से कांटेक्ट किया क्योंकि उसे शक है कि चर्च सारे राज्यों पर कब्जा करने का प्लान बना रहा है। उसने ग्रे कासल को दोस्ती करने की ऑफर दी ताकि चर्च की सेना को खत्म किया जा सके और वे हर मिस के होली सिटी को हरा सके। राजकुमार जल्दी से मार्गरेट से पूछता है कि ग्रे कासल ने इस प्रपोजल का क्या जवाब दिया, जिसके जवाब में मार्गरेट एक लंबी सांस लेती है और बताती है कि टिमोथी के सलाहकार प्राइम मिनिस्टर मार्किस ने इस अलायंस के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। वो मोटा व्यापारी और भी बड़ी खबर लाता है। वो कहता है कि टिमोथी इस समय पूर्वी इलाके में अपनी सेना के साथ बिजी है, इसलिए शायद वो दूसरे मामलों पर ध्यान ना दे। ये भी सुनने को आया है कि सी बिंड रीजन में गार्सिया बिंड की एक बड़ी सेना ने अटैक कर दिया है। वो समुद्र के किनारे तबाही मचा रहे हैं। उन्होंने हर चीज लूट ली और चर्च और जॉर्ज के व्यापारियों को भी नहीं छोड़ा। मार्गरेट बताती है कि इस वजह से पूर्वी इलाकों में हजारों शरणार्थी आ गए हैं और उसके कैरेवा ने भी कईयों को पनाह दी है। इन लुटेरों ने ना सिर्फ कीमती चीजें चुराई बल्कि लोगों की जान भी ली और जो कुछ साथ नहीं ले जा सके उसे जला दिया। मार्गरेट के हिसाब से ये टिमोथी के लिए बड़ा झटका होगा क्योंकि उसने अभी अभी वहां के नॉवेल्स को काबू किया था। राजकुमार रेफ्यूजी के बारे में चिंतित हो जाता है और मार्गरेट से इसकी डिटेल मांगता है। वो बताती है कि इवरविंटर या वुल्फ के वासियों के मुकाबले ग्रे कासल के रेफ्यूजी किसी भी गुलामी करना पसंद नहीं करेंगे। तभी राजकुमार कहता है कि उसे गुलाम नहीं चाहिए, वो उन लोगों को खाना और जगह देना चाहता है और बॉर्डर टाउन में बसाना चाहता है। उसे पता चलता है कि ग्रे कासल के बाहर लगभग 10,000 रेफ्यूजी हैं और ज़्यादातर औरतें और बच्चे हैं। वो तुरंत अपने आदमियों को उनकी जांच करने का ऑर्डर देता है। वो पूछता है कि क्या उन्हें रेफ्यूजी को ले जाने में ग्रे कासल के ऑफिशियली से परमिशन लेनी होगी। तभी मोटा व्यापारी उसे यकीन दिलाता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वे खुद उन्हें वहाँ से भगाना चाहते हैं क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ के आने से शहर में खाने की कमी और हंगामे हो सकते हैं। मार्गरेट अपने जहाज़ों से रेफ्यूज को बॉर्डर टाउन लाने का ऑफर करती है और राजकुमार के साथ एक डील करती है। वे हाथ मिलाते हैं और इसके बदले में स्टीम इंजन का प्राइस कम करने का एग्रीमेंट करते हैं जो मार्गरेट ने राजकुमार से खरीदे थे। बाहर सब लोग खुशी से मैगी को खाना और गिफ्ट्स दे रहे होते हैं जो जॉर्ज के लिए निकलने वाली होती है। वो इतना प्यार देखकर खुश हो जाती है और इसका वापस जाने का दिल ही नहीं करता, लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी वापस आएगी और आप सब लोगों से वापस मिलेगी। राजकुमार उसे एक लेटर देता है और कहता है कि ये प्रिंसेस टेली के लिए है। छोटी लड़की जो उसके साथ ये मिशन एक्सेप्ट करती है और प्रॉमिस करती है कि वो इसे हर हाल में पूरा करेगी। नाइटिंगेल को ये बात इंटरेस्टिंग लगती है कि राजकुमार अपनी बहन से कांटेक्ट कर रहा है। राजकुमार बताता है कि उसने लेटर में सहयोग की बात लिखी है और टिली से कुछ सपोर्ट टाइप जादूगरनियों को बॉर्डर टाउन के कंस्ट्रक्शन के लिए भेजने को कहा है। लेटर में उसने खुद को अपनी बहन का भाई नहीं बल्कि पश्चिमी इलाके के रूलर के रूप में इंट्रोड्यूस किया है। लाइटनी जो कि मैगी की बेस्ट फ्रेंड है उससे पूछती है कि अगर दूसरी जादूगरनियों ने उसे बॉर्डर टाउन वापस ना आने दिया तो क्या होगा। मैगी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि वो किसी को बताए बिना उड़कर वापस आ जाएगी। डील पक्की होने के बाद दोनों शैतान लड़कियां एक फिस्ट बम्प करती हैं और अलग अलग हो जाती हैं। राजकुमार इस बात को देख के सुकून मिलता है कि केवल 1 महीने में मैगी उनकी टीम का हिस्सा बन गई। जब मैगी अपने सामान के साथ उड़कर निकल जाती है तो राजकुमार उसे सेफ जर्नी की शुभकामना देता है। इस दौरान लिली सोचती है कि शायद उसका वजन थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि लाइटनिंग जिसने उसे इतना खाना खिलाया था जल्दी से समझ जाती है कि शायद उसकी गलती है। सीन एक सैलिंग शिप की तरफ बढ़ता है जिसमें मार्गरेट और थियो होते हैं जो ग्रे कासल की तरफ जा रहे होते हैं। थियो राजकुमार रोलैंड का भेजा हुआ एक रिप्रेजेंटेटिव है। मार्गरेट उस लड़के से पूछती है कि क्या वे ग्रे कासल में पैदा हुआ था। वो हाँ में सिर हिलाते हुए बताता है कि वो वहाँ बड़ा हुआ फिर कासल गार्ड बना। वो फिर पूछती है कि उसने अपने घर वापस जाने कैसा लग रहा है, जिसके जवाब में थियो कहता है कि वो बॉर्डर टाउन में ही रहना पसंद करेगा क्योंकि वो राजकुमार रोलैंड का बहुत सम्मान करता है।
मार्गेट उसे छेड़ती है और पूछती है कि क्या वो राजकुमार के बारे में क्या जानता है, जिसके जवाब में थियो चुप हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो बोले क्या। मार्गेट कहती है कि राजकुमार रोलैंड एक जबरदस्त इंसान है, लेकिन ग्रे कासल में उसकी रेपुटेशन काफी खराब थी। वो पूछती है कि क्या थियो ने उसके बारे में अफवाहें सुनी है, लेकिन ये भी कहती है कि बॉर्डर टाउन आने के बाद वो बिल्कुल वैसा नहीं लगा जैसे उसने सुना था। वो एक समझदार, खुश और ज्ञान से भरा हुआ इंसान लगता है। थियो कहता है कि उसे भी ज्यादा पता नहीं है, शायद राजकुमार रोलैंड हमेशा से अपनी असलियत छुपा रहा था। बात करते करते वे आखिर में ग्रे कासल पहुंच जाते हैं और थियो एकदम चौंक जाता है जब वो शहर की दीवारों के बाहर हंगामा देखता है। वो मार्गेट से वहां इकट्ठा हुए लोगों के बारे में पूछता है। वो बताती है कि इन लोगों को अभी खाना दिया जा रहा है, लेकिन उसे पता है कि ये ड्रामा कुछ ही दिन चलने वाला है और जल्दी ही वो खाना देना बंद कर देंगे। उन रेफ्यूजीज में से शक्तिशाली लोगों को शायद नॉवेल्स अपने पास रख लेंगे, जबकि कमजोर और बूढ़े लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। मार्गेट पूछती है कि क्या वो अपने आदमियों को भेजकर लोगों को जमा करने का प्लान बना रहा है, लेकिन थियो कहता है कि ये प्लान इतना आसानी से काम नहीं करेगा और ऐसा करने से चर्च का ध्यान उस पर आ जाएगा। इसके बजाय वो सजेस्ट करता है कि मार्गेट अपने साथ उसके आदमियों को ले जाए और बताए कि उसने एक प्लान रेडी कर लिया है। अपना काम करवाने के लिए या तो उन कमीने ऑफिशियल से डील करनी पड़ती या फिर उन लोगों को हायर करना पड़ता जिन्हें रेड रैट्स के नाम से जाना जाता है। जब वो अकेला होता है तो वो उस समय को याद करता है जब वो कासल गार्ड का मेंबर बना था। वो पेट्रोल टीम का हिस्सा था जो एक अंडरग्राउंड ग्रुप से अपने इलीगल और गंदे काम करवाते थे जिन्हें रैट कहा जाता था। ये रैट्स देश के लिए गंदे काम करते थे ताकि सब कुछ बैलेंस में रहे। वो मिडिलमैन के थ्रू उन तक पहुंचकर अपना काम करवाने का प्लान बनाता है। रास्ते में उसे कुछ लड़कियां फांसी के फंदे पर लटकी हुई दिखती हैं। थोड़ी देर में वो मिडिलमैन के पास पहुंच जाता है जो उसे रैट्स के साथ मिलवाता है। मिडिलमैन थियो को एक ग्रुप से मिलवाता है जिसमें एक छोटी लड़की भी शामिल है और एक ऐसा इंसान जिसका नाम फॉक्स है। ये देखकर हैरान होता है कि एक अच्छे खानदान का व्यक्ति ऐसे गंदे ग्रुप का मेंबर बन चुका है। मिडिलमैन बताता है कि फॉक्स ने गैम्बलिंग के चक्कर में सब कुछ उड़ा दिया, उसने अपना सब कुछ बेच दिया और इस वजह से उसकी बीवी ने भी उसे छोड़ दिया। खैर थियो वहां बैठता है और सीधे मुद्दे पर आता है। वो ने बताता है कि ऑफिशियल इस गरीब से तंग आ चुके हैं और वे चाहते हैं कि इन रेफ्यूज के लिए खाने की सप्लाई भी बंद कर दी जाए, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो हंगामे हो सकते हैं। वो कहता है कि अगर शहर में अफरा तफरी बढ़ गई तो लोगों को निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा। मिडिलमैन फिर पूछता है कि क्या उन्हें अब करना क्या है। थियो कहता है कि उन्हें ये खबर फैलानी है कि पश्चिमी देश डेवलप्ड हो रहे हैं। वो सारी खाली जमीन को काम में ला रहा है और वहां का राजा रेफ्यूजीज का स्वागत कर रहा है। वो कहता है कि ये बात बिल्कुल रियल लगनी चाहिए और ये खबर भी फैलानी है कि 3 दिन में मर्सनीज और बाकी सेना भी यहाँ आने वाली है ताकि लोग डर कर पश्चिम की तरफ निकल जाए। एक और व्यक्ति बोल पड़ता है कि अगर मर्सनीज नहीं आए तो जो लोग उनकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, चाहे वो कितने भी सच लगे, वो भरोसा नहीं कर पाएंगे हमारी बात। थियो ने यकीन दिलाता है कि मर्सनीज आएंगे और जरूर आएंगे। तभी कोई और जोर से पूछता है कि क्या सचमुच पश्चिमी इलाके में कोई है जो उन्हें अपने पास बुला रहा है। मिडिलमैन उसके सर पर एक पंच मारता है और याद दिलाता है कि इसी वजह से वे लोगों को पश्चिमी इलाके की तरफ भेजना चाहते हैं। थियो सबको बताता है कि उनका बॉस बहुत अमीर आदमी है, इसलिए सारा पैसा आप लोगों को मिल जाएगा। अगर वे ठीक से काम करेंगे तो उनका भी मुनाफा होगा। ये सुनकर सब एक्साइटेड हो जाते हैं और काम करने के लिए उतावले हो जाते हैं। एक लड़का पूछता है कि क्या उसकी छोटी बहन भी इस काम में शामिल होगी, जिसके जवाब में वो लड़की कॉन्फिडेंस से कहती है कि उसे इस काम के लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। वो लड़का उसे याद दिलाता है कि राजा ने सिपाहियों और नाइट को जादूगरनियों को देखते ही तुरंत मारने का ऑर्डर दिया है, जिससे हर औरत को पकड़े जाने का खतरा है। वैसे भी वे गरीब लोगों को मारना पसंद करते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। थियो का दिमाग शांत हो जाता है जब उसे शहर के बाहर फांसी पर लटकती हुई लड़कियां याद आती हैं। वे सब जादूगरनियां थी। वो दिल ही दिल में दुआ करता है कि राजकुमार रोलैंड जल्दी से राजा बन जाए, क्योंकि वही इस गंदगी को साफ कर सकता है। थोड़ी ही देर में सब लोगों में ये खबर फैल जाती है कि पश्चिमी इलाके का राजा उनका स्वागत कर रहा है। अब हर कोई वहां जाने के बारे में सोचने लगता है। उन सब में 2 लड़कियां भी हैं जो पश्चिम जाने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन तभी छोटी लड़की को अपनी हथेली पर कुछ
दिखता है। उसे अपनी हथेली पर एक काला निशान दिखना शुरू हो जाता है। अचानक टेंट्स में हंगामा मच जाता है जब लोग दर्द के मारे चीखने लगते हैं। एक अजीब सी बीमारी उनके शरीर पे फैलने लगती है और उस बीमारी से लोग तुरंत मरने लगते हैं। अब चर्च के बाहर एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है जब प्रीस्ट ये प्रचार करते हैं कि ये इन्फेक्शन जादूगरनियों की वजह से फैल रहा है। वे प्रॉमिस करते हैं कि जादूगरनियों का सफाया कर देंगे और सब लोगों को यकीन दिलाते हैं कि चर्च चुप नहीं बैठेगा। प्रीस्ट एक होली मेडिसिन के बारे में बताता है जो चर्च ने बनाई है। इसके बारे में सुनकर लोगों में फिर से उम्मीद जाग जाती है, लेकिन प्रीस्ट मौका देखकर कहता है कि ये दवा सिर्फ उन्हें मिलेगी जो चर्च के लिए पूरी तरह से समर्पित होंगे। बेचारे लोग जल्दी से चर्च के लिए सब कुछ देने को रेडी हो जाते हैं और वे प्रीस्ट के बातों पर सवाल भी नहीं उठाते। रोलैंड के साथी को भी इस बारे में पता चलता है, लेकिन मार्गेट को शक होता है कि ये बीमारी जादूगरनियों की वजह से नहीं हो सकती। आखिर डिवाइन स्टोन ऑफ जजमेंट जादूगरनियों की शक्तियों को तुरंत रोक सकता है, और अगर ये जादूगरनियों का काम होता भी तो हर्मिस के होली सिटी के आसपास का इलाका कब का खत्म हो चुका होता। पहला शिकार सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिलता। अब इन सब सीन के बीच में इन सब का पहला शिकार सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला था। उसके शरीर पर वे काले निशान थे और वो बिल्कुल लाश जैसा दिख रहा था। ऐसा लगता है कि वो यही जहर है जो पोप ने प्रीस्ट मेन को किंग सिटी में यूज करने के लिए दिया था। ये जहर हवा में फैलता है और किसी भी व्यक्ति को आसानी से चपेट में ले आ सकता है। भाई ये कुछ ना ऐसे कोरोना जैसा ही लग रहा है, भाई हवा में फैल रहा है। इसी वजह से सिर्फ चर्च के पास इसका एंटीडोट है। मार्गेट और थियो को इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वे दोनों सोचने लगते हैं कि कोई भी दवा काम नहीं कर रही और कुछ लोगों का खून पूरी तरह से काला हो गया है। वो बताता है कि शहर के बाहर कुछ रेफ्यूजी उनमें ये बीमारी फैल चुकी है और जो लोग जहाज बॉर्डर टाउन के लिए भेजे गए थे उनमें भी ये बीमारी फैल चुकी होगी। वो कहता है कि रेड्स के लालची फैसलों की वजह से उन्होंने जानबूझ के या फिर अनजाने में बीमार लोगों को भी जहाजों पर भेज दिया, लेकिन वो उन्हें दोष नहीं देता क्योंकि उसने सिर्फ उन्हें ये बताया था कि वे किंग सिटी के नोबल्स के साथ मिलकर रेफ्यूजी को शहर से बाहर भेज रहे हैं। अब बीमार लोगों को भी जहाज में भेज दिया था। थियो बताता है कि उसने अभी के लिए रेफ्यूज को भेजने का काम रोक दिया है, लेकिन जो जहाज निकल चुके हैं उनमें शायद बीमार लोग अब भी हैं। इसलिए वो मार्गेट से कहता है कि वो राजकुमार रोलैंड को इन्फॉर्म करे कि बीमार लोग उनकी तरफ आ रहे हैं, इसलिए उन्हें पहले से रेडी होना होगा। मार्गेट उसे यकीन दिलाती है कि वो इसे हैंडल कर लेगी क्योंकि व्यापारियों के बीच खबर जंगल की आग की तरह फैलती है। अब इस दौरान रेफ्यूजी वाले जहाज पर भी हंगामा मच जाता है क्योंकि काफी लोग बीमार होने लग जाते हैं। इन सब से वो एक छोटी लड़की भी होती है जो पहले दिखी थी और उसकी बड़ी बहन उसे पानी पिला रही होती है। एक आदमी लड़की को चेतावनी देते हुए कहता है कि वो बीमार लड़की के ज्यादा करीब न जाए क्योंकि उसके गले तक काले निशान फैल चुके हैं और उसके पास ज्यादा समय भी नहीं है। वो यकीन के साथ कहता है कि सब लोग मरने वाले हैं। ये सुनकर लड़की रोने लगती है, यहाँ तक कि जहाज के कुछ क्रू मेंबर्स भी इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इतना सब होने के बाद भी उस लड़की को विश्वास है कि पश्चिमी देश में पहुंचते ही वे सब बच जाएंगे। एक आदमी गुस्से में बोल पड़ता है कि ये सब जो बातें तुम लोग कर रहे हो ये बेकार है, वे जहां भी जाएंगे कुछ नहीं बदलने वाला। तभी एक और व्यक्ति बीच में बोलता है कि ये बेकार नहीं होगा क्योंकि उनके साथ राजकुमार रोलैंड है। अगले सीन हमें बॉर्डर टाउन में शिफ्ट होता है जहां पे नाइट कार्टर सिपाहियों को जोश दिला रहा होता है कि वो उन्हें कहता है कि अपनी सुरक्षा में कोई कमी ना रखे क्योंकि पूर्वी इलाके के जो रेफ्यूजी आ रहे हैं वो यहाँ पे जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। राजकुमार रोलैंड इस मामले को गंभीरता से समझता है और वो पहले ही सावधान हो गया था जब उसे पता चला था कि बीमार लोग बॉर्डर टाउन आ रहे हैं। वो उन सबको संभालने के लिए पूरी तरह से रेडी है। उसने लिली को भी बीमारी ठीक करने का महारथी बना दिया। अब से वो डॉक्टर लिली के नाम से फेमस हो जाएगी। वो खुद भी बीमार लोगों को ठीक करने के लिए उतावली है। हॉस्पिटल कैंपस पहले से ही रेडी कर लिए गए हैं। थोड़ी ही देर में ग्रे कासल से आए हुए बीमार लोग यहाँ पहुंच जाते हैं। उन्हें टेंट्स में ले जाया जाता है जहाँ लिली बहुत सावधानी से उनका इलाज करती है। अब डर से बचने और सुरक्षा के लिए बीमार लोगों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है ताकि वे लिली को ना देख सके जो एक काउंटर के पीछे खड़ी होती है और उन्हें हील कर रही होती है। राजकुमार ने एक सिस्टम बनाया ताकि बीमार लोग लिली के करीब ना जा सकें और काउंटर के दूसरी तरफ से आसानी से इलाज हो सके। पहला बीमार आदमी बॉर्डर टाउन का ही एक सिपाही है जो जहाज पर था। लिली तुरंत अपना हीलिंग प्रोसेस शुरू करती है। राजकुमार रोलैंड बड़े ध्यान से उसे देखता है। जब वो अपना काम खत्म करती है तो रोलैंड से पूछता है क्या हीलिंग प्रोसेस पूरा हो गया। लिली इस बात को कंफर्म करती है। वो फिर बीमार सिपाही से पूछता है कि वो कैसा फील कर रहा है। सिपाही पहले तो कहता है कि थोड़ा अच्छा फील कर रहा है, लेकिन फिर वो एकदम से शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उससे बात करने वाला
वाला कोई और नहीं बल्कि खुद राजकुमार रोलैंड है। सिपाही तुरंत राजकुमार को सल्यूट करता है और चेहरे पर बड़ी सी स्माइल के साथ बताता है कि अब बिल्कुल शानदार फील कर रहा है। राजा फिर लिली की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है कि ये सब उसने कैसे किया। लिली उसे बताती है कि ये बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है, ये काले निशान सेप्सिस की वजह से हैं जो साइनोसिस का कारण बनते हैं। उसके बनाए हुए कुछ अच्छे कीड़े पेस्टिक बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करते हैं जिससे बीमार इंसान ठीक हो जाता है, लेकिन उस बीमारी के निशान नॉर्मल होने में थोड़ा समय लेते हैं। राजकुमार उस सिपाही से कहता है कि वो बाकी सिपाहियों को इकट्ठा करे और एक बार में 10-10 करके भेजे। सिपाही शुक्रिया अदा करता है और नाना को उसकी हीलिंग के लिए थैंक यू बोलता है, लेकिन राजकुमार उसे बताता है कि ये नाना नहीं है क्योंकि नाना सिर्फ उन इंजरीज को ठीक करती है जहां खून बह रहा हो। यह सुनकर सिपाही जल्दी से सिस्टर लिली का थैंक यू करता है और ये तारीफ सुनकर वो दिल से खुश हो जाती है। शायद ये पहली बार है जब वो इतनी रिलैक्स और अच्छा फील कर रही होती है, वरना वो हमेशा जिद्दी बच्ची की तरह बस बिहेव ही करती रहती थी, नकचड़ी। लेकिन फिर भी वो अपने जिद्दी रूप में वापस आती है और थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि उसे किसी तारीफ की जरूरत नहीं। राजकुमार उसे छेड़ता है और पूछता है कि फिर वो इतना शर्मा क्यों रही है। वो उसे एक प्यारी सी थपकी देता है। तभी नाइटिंग वहां प्रकट होती है और कहती है कि उसने अभी एक अजीज चीज देखी है। वो बताती है कि उन बीमार लोगों के खून में मैजिक के साइंस थे। ये सुन के राजकुमार काफी हैरान हो जाता है। नाइटलिंग आगे बताती है कि उसे ये मैजिक ऐसा दिखाई देता है जैसे आसमान में तारे चमक रहे हैं। उसने पहले कभी इतने मोटे मैजिकल स्टार्स नहीं देखे। जब राजकुमार माइक्रोस्कोप के नीचे चीजों को देखता है तो उसे इन्फेक्शन से भरे छोटे छोटे कीड़े दिखते हैं। नाइटिंग कहती है कि क्योंकि मैजिक से रिलेटेड हर चीज या तो जादूगरनियों से जुड़ी होती है या तो फिर चर्च से, और उसे पूरा यकीन है कि ये चर्च का ही किया धरा है, बिल्कुल उन जादुई गोलियों की तरह। इस दौरान लिली के कीड़े तुरंत इन्फेक्शन वाले कीड़ों पर अटैक कर देते हैं और उन्हें खा लेते हैं। राजकुमार एक दूसरी बिल्डिंग भी सेट करता है जहां नाना ज्यादा बीमार लोगों का इलाज कर सके। उसे यकीन है कि ये दोनों टैलेंटेड लड़कियां इस बीमारी को हैंडल कर लेंगी। उसे उम्मीद है कि जल्दी ही ये दोनों स्टेज पर खड़ी होंगी और सब लोग उनके लिए तालियां बजाएंगे और उनका शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि वे सब ये डिजर्व करती हैं। वो उनकी मेहनत को ऐसे ही बेकार में नहीं जाने देगा। अचानक राजकुमार नोटिस करता है कि नाइटिंग सो चुकी है। जब वो उसे जगाने की कोशिश करता है तो वो अजीब सी बातें बोलने लगती है जिनका कोई भी मतलब नहीं बनता। एक बड़ी सी स्माइल के साथ वो बताती है कि बीच यूनियन में जल्दी ही एक नया मेंबर आने वाला है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और वहीं छोटी लड़की अपनी बहन के साथ जमीन पर बैठी होती है। एक सिपाही उसे प्यार से खाना ऑफर करता है। वो उसका दिल से शुक्रिया अदा करती है और वो अब भी इस बात से थोड़ा कंफ्यूज है कि उसे टेंट में जाने से पहले आंखों पर पट्टी क्यों बांधनी पड़ी। लेकिन उस मिस्टीरियस ट्रीटमेंट के बाद वो और बाकी लोग काफी अच्छा फील कर रहे हैं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। बस ऐसे ही वो जीना चाहती है क्योंकि पहले उसकी जिंदगी बहुत ही बेकार यानी कि बहुत ही मुश्किलों भरी थी, खासकर जब उसने अपने माँ और बाप को दोनों को खो दिया। अब वो बस अपनी बहन के साथ जिंदा रहना चाहती है। मजे की बात यह है कि इन दोनों बहनों में से एक जादूगरनी है और इसलिए नाइटिंग ने राजकुमार से कहा था कि जल्दी ही एक नई जादूगरनी उनके साथ जुड़ने वाली है। ठीक उसी समय वो दोनों बहनों के पीछे प्रकट होती है। नाइटिंग अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वो एक जादूगरनी है और ये सुनकर छोटी लड़की काफी उत्साहित हो जाती है। वो भी उसका स्वागत करती है और अपना नाम लूसिया वाइट बताती है और तुरंत बीच यूनियन में शामिल होने की इच्छा जताती है। नाइटिंगेल उसकी बात से सहमत होती है और कहती है कि वो उसे घर ले जाएगी। साथ ही ये भी बताती है कि राजकुमार रोलैंड भी उससे मिलना चाहते हैं। अब उसी रात कासल में राजकुमार कुछ मटेरियल्स को ध्यान से देख रहा होता है जो शायद लूसिया की शक्तियों के कारण प्रकट हुए हैं। अभी तक उसकी शक्तियों के बारे में वो ज्यादा तो कुछ नहीं जान पाए हैं, पर लूसिया ने अपनी शक्ति को दिखाने के लिए एक कप का यूज किया था जिसके बाद वो कप इन मटेरियल्स में बदल गया। अब उसे इस बात की चिंता है कि शायद उसने कप को खराब कर दिया है, लेकिन राजकुमार उसे तसल्ली देता है और पूछता है कि क्या वो दूसरी चीजों के साथ भी ये सब कर सकती है। लेकिन इससे पहले कि वो जवाब देती है उसका पेट जवाब देने लगता है और उसके पेट में गुर्राने की आवाजें आती हैं जिसका कारण यही है कि बेचारी भूखी है। अब वो इस एक्ट से शर्मा जाती है। नाइटिंग स्माइल करती है और कहती है कि पहले खाना खा लेना चाहिए, फिर वे जितना चाहे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। राजकुमार अपने नए मेहमानों के लिए एक बड़ी
दावत अरेंज करता है और उसी रात जादूगरनियां खाने के टेबल के आसपास इकट्ठा हो जाती हैं। ये सब दावत का मजा लेने के लिए उत्साहित होती हैं। वेंडी ऑफिशियली लूसिया का बीच यूनियन में स्वागत करती है और ये सब लोग उसे प्यार से गले लगाते हैं, जिससे उसका दिल तुरंत पिघल जाता है। वेंडी उसे ग्रिल्ड मीट ऑफर करती है और बताती है कि एना बहुत परफेक्ट खाना बनाती है, इसलिए उसे ये जरूरी ट्राई करना चाहिए। इस दौरान लाइटिंग उसे वाइन सर्व करती है और कहती है कि वो जितना चाहे उतना पी सकती है। वेंडी फिर उसके कंधे पर थपकी देती है और कहती है कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे बुला सकती है। लूसिया देखकर काफी इमोशनल हो जाती है कि यहाँ सब एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, जबकि बाहर की दुनिया में जिंदगी कितनी कठिन थी। उसे यहाँ एक प्यार भरी फीलिंग का एहसास होता है, जैसे वो सचमुच अपने घर वापस आ गई हो। अब दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन मजे से अपने बेड पर सोई हुई होती है, लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। लूसिया तुरंत उससे पूछती है कि वो कैसी है, जिसके जवाब में छोटी बहन धीरे से कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है। बड़ी बहन उसे तसल्ली देती है और वहीं रुकने के लिए कहती है और वो नाइटिंग के दी हुई ग्रिल्ड फिश खिलाने के लिए बारे में सोचती है। अचानक छोटी लड़की अपने आसपास देखती है और उसे समझ में नहीं आता कि अब वो जहाज पर नहीं है। उसकी बहन बताती है कि वो पश्चिमी देश के बॉर्डर टाउन में पहुंच चुके हैं। यहाँ के राजा के नीचे काम करने वाली जादूगरनियों ने उसे ठीक किया है और वो बताती है कि वो अब कैसल में है। वो अपनी छोटी बहन से कहती है कि यहाँ सब उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, और उसे कोई भी आउटसाइडर नहीं समझता। वो ये भी बताती है कि यहाँ बाथरूम नाम की चीज भी है जो नाइटिंग ने उसे नहाने में हेल्प की थी जब वो बेहोश थी। उसकी छोटी बहन वो सूखी मछलियां खाने में बिजी होती है, जबकि बड़ी बहन खुशी से बताती है कि बॉर्डर टाउन में चीजें कैसी हैं। छोटी बहन मजाक में पूछती है क्या अब वो राजकुमार के साथ सोएगी क्योंकि वो उसके लिए काम कर रही है। ये सुनकर बड़ी बहन गुस्सा हो जाती है और छोटी लड़की को मारने लगती है और पूछती है कि उसे ये सब किसने सिखाया। छोटी लड़की को जल्दी से ही और जल्दी से बताती है कि ये बात उनकी माँ ने बताई थी और इसलिए उन्होंने कभी भी सुंदर नौकरानियों को घर में नहीं रखा, क्योंकि उनके पापा अपनी जवानी में काफी प्ले बॉय हुआ करते थे। अपने माँ बाप के बारे में सुनकर लूसिया उन्हें एक पल के लिए याद करती है और उदास हो जाती है, क्योंकि जब से वो दोनों मर गए हैं उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। इतने समय बाद उसे यहाँ बॉर्डर टाउन में रहने का चांस मिला है, लेकिन उसे चिंता है कि उसकी शक्तियां राजकुमार रोलैंड के किसी भी काम नहीं होंगी। वो अपनी शक्ति से चीजों को पहले जैसा कर सकती है, जैसे कि किसी चीज को वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर किया हो, लेकिन उसकी जादुई शक्ति दूसरे के काम को खराब कर देती है। उसने तो एक बार राजकुमार के कप को भी अलग अलग मटेरियल्स में बदल दिया था। ऐसा लगता है कि उसकी शक्ति रिस्टोरिंग से ज्यादा रिवर्स इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट पर काम करती है, जिसका मतलब चीजों को उनके असली रूप में वापस लाना, ना कि टूटी हुई चीजों को ठीक करना। इसलिए उसे डर है कि अगर राजकुमार रोलैंड ने उसकी शक्तियों को बेकार समझा तो शायद वो दोनों बहनों को कैसल से निकाल देगा। अब अगले ही दिन लूसिया के सामने अलग अलग चीजें रखी जाती हैं। राजकुमार उसे पहले चीज को रिस्टोर करने के लिए कहता है। वो खुशी से इसका ऑर्डर का पालन करती है और तुरंत अपनी जादू शक्ति का यूज करती है। इस दौरान नाइटिंग नोटिस करती है कि आज राजकुमार का चेहरा काफी खुश दिख रहा है, जिसके जवाब में राजकुमार बताता है कि वो इसलिए एक्साइटेड है क्योंकि लूसिया की शक्तियों के साथ वे स्मेल्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफी प्रोग्रेस कर सकते हैं। वो टेक्निकली डिटेल्स में डूब जाता है, जो नाइटिंग को थोड़ा बोरिंग लगता है। जब लूसिया पहली चीज पर जादुई शक्ति का यूज कर लेती है तो रोलैंड उसे अंगूर और स्टेक रिस्टोर करने के लिए कहता है और मजाक में याद दिलाता है कि वो नाइटिंग के सब कुछ खा जाने से पहले कुछ स्टीम वंस भी रिस्टोर कर दे। लड़की उनकी मजाकिया बातों पर हंसती है और तुरंत उस पर भी अपनी शक्ति का यूज करती है। जब वो अपना काम पूरा कर लेती है तो वो बताती है कि उसकी मैजिकल पावर पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इस दौरान राजकुमार उसके रिस्टोर किए हुए स्टीम बंस को चेक करता है। वो बताता है कि स्टीमिंग के बाद ग्लूटोन प्रोटीन्स में कुछ परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं जो उन्हें पकाने की वजह से होते हैं, तभी वो एक मजेदार स्टीम बन जाता है। इसलिए अगर वो इसे वापस आटे में बदल भी दे तो ये पहले जैसा स्मूथ नहीं होगा। लेकिन इस सब के बावजूद उसने स्टीम बन को आखिरकार उसके असली रूप यानी कि फ्लावर में बदल दिया, आटे में बदल दिया। फिर वो आयरन इंगट को देखता है और सोचता है कि अगर इसकी शक्ति सिर्फ रिस्टोरिंग के लिए होती तो ये आयरन ओरे में बदल जाता, लेकिन इसके बजाय ये आयरन पाउडर या कुछ दूसरी चीजों में बदल गया है। और जहां तक स्टेक और ग्रेप्स का सवाल है, उनमें कोई बदलाव नहीं आया। शायद उसे ऑर्गेनिक चीजों या जीवित प्राणियों के कंपोजिशन के साथ दिक्कत होती है। इन टेस्ट से वो ये समझ जाता है कि उसकी शक्ति किस तरह काम करती है और ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि वो क्या जानती है। नाइटिंग भी उसकी शक्तियों की तारीफ करती है और कहती है कि वो अभी
अभी बच्ची है और अभी उसकी मैच्योरिटी भी नहीं हुई है, फिर भी उसकी शक्तियां काफी शानदार हैं। राजकुमार तुरंत उसे एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है और उसमें हर चीज डिटेल में बताता है। लूसिया कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल पर ध्यान नहीं देती, वो बस इतना जानकर खुश है कि वो यहाँ अपनी बहन के साथ रह सकती है, भले ही उसे अपने काम के बारे में ज्यादा पता ना हो। राजकुमार उसे तसल्ली देता है कि यहाँ पर सिर्फ उनके लिए एक एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि बीच यूनियन हमेशा अपने मेंबर्स का सपोर्ट करती है। सब एक परिवार की तरह होते हैं और हर किसी के पास अपनी अलग एबिलिटी होती है। वो उसे यकीन दिलाता है कि उसे यहाँ अपनी जगह जरूर मिलेगी। कुछ दिन बाद वे सब काउंसलिंग रूम में होते हैं जहां ग्रे कासल के खिलाफ युद्ध का प्लान बना रहे होते हैं। वो सबको चेतावनी देता है कि इस बार लड़ाई अलग होगी क्योंकि वे एक अनजान देश से लड़ेंगे इसलिए सबको बहुत सावधान रहना होगा। वो मैप खोलता है और उस पर लाल निशान दिखाता है जो ग्रे कासल को रिप्रेजेंट करता है और ब्लू लाइंस जो कैनाल्स को दिखाती है। वो अपने कमांडर्स को 2 इंपॉर्टेंट काम करने के लिए कहता है। पहला काम है जादूगरनियों को प्रोटेक्ट करना और बीमार रेफ्यूजी को ठीक करके वापस बॉर्डर टाउन ले आना। दूसरा, इस बीमारी को ग्रे कासल में फैलाने से रोकना। वो उन्हें ऑर्डर देता है कि उन्हें शहर के बाहर एक ऊंची जगह पर एक लुकआउट पोस्ट बनानी जहां से वे पोर्ट्स और शिप्स पर नजर रखेंगे। सब सिपाही शिप्स के मर्सनीज के रूप में डिस्गाइज होंगे ताकि ठीक किए हुए रेफ्यूज को जहाज पर चढ़ाने में हेल्प कर सके। लिली को बीमार लोगों को ठीक करने का इंचार्ज बनाया जाएगा। सब लोग नदी का पानी इकट्ठा करेंगे और उसे मेडिसिन बनाकर बीमार लोगों में बांट देंगे। इसके साथ साथ उन्हें 2 बड़ी बातों का भी ध्यान रखना होगा। पहली, हर एक व्यक्ति जो जहाज पर चढ़ेगा उसे पहले से ही प्यूरिफाइड पानी पीना होगा। दूसरी बात, मेडिसिन बनाने के लिए कभी भी पानी को बॉयल नहीं करना। मजे की बात यह है कि जितना गंदा पानी होगा उतना ही बेहतर साबित होगा, क्योंकि ऐसे पानी में ज्यादा खराब कीड़े होंगे और जब लिली अपनी जादुई शक्तियों को यूज करेगी तो उसके कीड़े उन खराब कीड़ों की जगह ले लेंगे। वो बताता है कि ये बीमारी चर्च की वजह से शुरू हुई है और अब ये पूरे ग्रे कासल में फैलना शुरू हो गई है। चर्च कहती है कि उनके पास इसका इलाज है, लेकिन वे इसे शहर के लोगों को देने से इनकार करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे लोगों को अपना रक्षक दिखाना चाहते हैं और सबको धोखा दे रहे हैं। वो कहते हैं कि फिर चर्च के इस घटिया प्लान को भी खत्म कर देंगे। उसे यकीन है कि इस बार सब कुछ ठीक होगा और वो इन लोगों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए रेडी है। अब बस उन्हें सही समय का वेट करना है। थियो ग्रे कासल पहुंचता है और सीधा मार्गेट से कहता है कि राजकुमार रोलैंड सभी बीमार रेफ्यूज को पश्चिमी इलाके में वापस ले जाना चाहता है। वो उससे कहता है कि 1 या 2 शिफ्ट के बजाय उन्हें 1000 लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ढेर सारे जहाज चाहिए होंगे, क्योंकि वो 3 दिन के अंदर सभी रेफ्यूज को बॉर्डर टाउन में लाना चाहता है। मार्गेट इस बात को पागलपन कहती है। वो कहती है कि अगर आधे लोग यहाँ मर भी गए तब भी कम से कम 5000 लोग बचेंगे। इतने लोगों को 3 दिन में ले जाना मतलब लगभग 100 सेलिंग शिप्स बुक करनी पड़ेंगी। वो बताती है कि अगर ग्रे कासल का सबसे अमीर नोबल भी ये काम करे तो वो भी इसका खर्चा हजारों गोल्ड रॉयल होगा, और वैसे भी राजा के दिए स्टीम इंजन भी इतना बड़ा खर्चा कवर नहीं कर सकते और एक व्यापारी के रूप में वो इतना बड़ा लॉस लेने को रेडी नहीं है। वो इस बात को पूरा करने से इनकार करती है, लेकिन लगता है राजकुमार ने पहले से ही इस बारे में सोच लिया था। इसलिए थियो उसे राजकुमार का एक लेटर देता है जिसमें खर्चे के सारे डिटेल्स लिखे होते हैं। थियो बताता है कि अगर वे 3 दिन में सबको नहीं ले जा सके तो चर्च सही समय देखकर अपना प्लान शुरू कर देगा और चीजें खराब और भी ज्यादा खराब हो सकती हैं। लेटर पढ़ने के बाद मार्गेट सीधा पॉइंट पर आती है और पूछती है कि उसे वे शिफ्ट किस समय चाहिए। थियो एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि वो क्या कह रही है। एक छोटी सी स्माइल के साथ मार्गेट पूछती है कि उन्हें कब तक सारे जहाज रेडी करने होंगे। अब पता नहीं उस लेटर में ऐसा क्या लिखा था, लेकिन कुछ ऐसा लिखा होगा जिसने इस लालची औरत को इतना जल्दी डील करने पर मजबूर कर दिया। अब दूसरी तरफ फ्रीडियस में चर्च का सफाया करने का प्लान भी शुरू हो जाता है, जहां चर्च के एक आउटपोस्ट पर जादूगरनियां अटैक करती हैं। इस टीम की लीडर ऐश है और उसके साथ कुछ छोटी छोटी लड़कियों की टीम है। तीर चलने की आवाज सुनकर ऐश अपनी टीम को बताती है कि ये एंटी डीमंस एरोज हैं, इसलिए उन्हें सावधान रहते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारे लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। ये सोचकर वो बिना किसी वार्निंग के हवा में उड़ती है, जिसकी जंप इतनी ऊंची होती है कि वो सीधा दीवार पर खड़े सिपाहियों तक पहुंच जाती है और अपनी तलवार के एक ही झटके से सिपाहियों का काम तमाम कर देती है।
वो सबको खत्म कर देती है जैसे कि ये कोई खेल हो। वो इधर उधर तलवार चलाती है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे बिना किसी परवाह के काट देती है। उसे ये जितना भी सीन है वो जल्दी से खत्म करना रहना होता है, नहीं तो जो इनके एरोज हैं और इनके पास जो इक्विपमेंट है वो बाकी टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। एक नाइट उसे एक स्पेशल बनाए हुए तीर से ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी आंख एक मोटा काला कौवा आकर नोच लेता है जो बिल्कुल मैगी जैसा लगता है। बाकी लड़कियां भी जल्दी से लड़ाई में वापस आ जाती हैं। ऐश अपनी दोस्तों को जोश दिलाती है और उन्हें याद दिलाती है कि जब बिफ जॉर्ज से हर प्रीस्ट को खत्म कर देंगी तो कोई भी उन्हें तंग नहीं करेगा और ना ही उन्हें शैतान का सेवक कहेगा। अब थोड़ी देर बाद खून खराबा करने के बाद आखिर वो समय आ जाता है जब ऐश पूरे चर्च का सफाया कर चुकी होती है। वहाँ उन्हें वो जादुई गोलियां भी मिलती हैं जो इंसान को एक पागल योद्धा बना देती हैं। ऐश उस आखिरी सिपाही के सामने आती है जिसका एक हाथ कटा हुआ होता है। उसके हाथ में वो जादुई गोलियां होती हैं। वो डर के मारे ऐश को एक शैतान कहता है। ये शब्द ऐश को बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि चर्च जादूगरनियों को हमेशा से ऐसे ही तंग करता रहा है। इसके जवाब में वो एक बार फिर अपनी तलवार चलाती है और वो उस नाइट को टुकड़े टुकड़े में काट देती है। अब ये आइलैंड पूरी तरह दुश्मनों से साफ हो चुका है। वो दूसरी जादूगरनी से पूछती है कि क्या उसने भी अपना काम कर लिया है, तो वो स्माइल करती है और कहती है कि सब खत्म हो चुका है। वो कहती है कि वैसे तो जॉर्ज के आसपास के आउटपोस्ट में हजारों सिपाही या जजमेंट आर्मी नहीं थी, लेकिन इन सबको खत्म करके उन्होंने ये सारा एरिया अपने अंडर कर लिया है। ये युद्ध जीत लिया है। सब लोग खुशी से झूम उठते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। वापस स्लीपिंग आइलैंड पर प्रिंसेस टिली चर्च के साथ युद्ध में जीत की खबर सुनकर बहुत खुश होती है। फिर वो अपनी दोस्त ऐश को बताती है कि ये खबर उसे मैगी ने पहले ही दे दी थी। ऐश सिर हिलाती है और कहती है कि वैसे एक बात तो है, मैगी जहाज से भी तेजी से उड़ सकती है। वो पूछती है कि मैगी अब कहाँ है, तो टिली बताती है वो बिना रुके वापस बॉर्डर टाउन के लिए निकल गई है। टिली बताती है कि मैगी ने वहाँ एक दोस्त बना ली है और अगर चर्च के खिलाफ युद्ध ना चल रहा होता तो वो अब तक बॉर्डर टाउन पहुंच चुकी होती। टिली कहती है कि मैगी ने उसे बॉर्डर टाउन के बारे में कुछ बताया है जो उसे सचमुच मज़ेदार लगा और ये सब सुनने के बाद वो हर हाल में उन लोगों से मिलना चाहती है। ऐश सोचती है कि शायद उसने मैगी को वहाँ रहने की परमिशन देकर कोई गलती कर दी है, लेकिन प्रिंसेस टिली उसे तसल्ली देती है और उसने बिल्कुल सही काम किया है क्योंकि एक मैगी ही है जो इतना दूर तक उन दोनों देशों के बीच में संबंध बना सकती है, क्योंकि वो एक भाई मैसेंजर के तौर पे है। एक तरफ मैसेज उठाती है, दूसरी तरफ लेके जाती है। भाई डाकिया बना दिया है उसे। वो ये भी बताती है कि उसने रोलैंड बिम्बन को उसके लेटर का जवाब भेज दिया है और फिर वो ऐश से पूछती है कि उसे क्या लगता है उसने क्या लिखा होगा। ऐश कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि उसने शायद रोलैंड को कोई जादूगरनी भेजने पर मना कर दिया होगा क्योंकि समुद्र का जो सफ़र है वो काफ़ी कठिन और ख़तरनाक है। लेकिन तभी टिली कहती है कि उसने गलत गैस किया है। ये सुनकर ऐश के मुंह से एकदम से चाय निकल जाती है। टिली बताती है कि उसने रोलैंड की रिक्वेस्ट मान ली है और लेटर में सपोर्ट टाइप जादूगरनियों की शक्तियों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया है। वो कुछ जादूगरनियों को बॉर्डर टाउन भेजने को रेडी है। टिली खुशी से कहती है कि ये सब एडवेंचर और ज्ञान का अच्छा चांस है और उन्हें रोलैंड के साथ इस दोस्ती के संबंध को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ऐश फिर भी इस बात से सहमत नहीं होती, जिसके जवाब में प्रिंसेस उसे याद दिलाती है कि वे दोनों भाई बहन चर्च से नफरत करते हैं, तो रोलैंड के ग्रुप के साथ दोस्ती करना उनके लिए एक अच्छी बात है। वो कहती है कि अगर वे दोस्त हैं तो एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा मैगी की रिपोर्ट के अनुसार एक जादूगरनी अगर अपना ज्ञान बढ़ाती है तो वो अपनी शक्तियों को और भी इवॉल्व कर सकती है। अगर वो अपनी जादूगरनियों को वहाँ भेजती है तो ये स्लीपिंग आइलैंड के लिए बहुत अच्छा होगा। ऐश फिर भी कहती है कि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन टिली जल्दी से उसे तसल्ली देती है कि वो तब तक नहीं जाएगी जब तक सब कुछ कंफर्म ना हो जाए। वो सिस्टर सिल्वी की जादू शक्तियों के बारे में बताती है जो किसी भी डिस्गाइज को, चाहे वो मेकअप हो या जादुई इल्यूजन हो, देख सकती है। इसका मतलब ये है कि वो रोलैंड की असली पहचान आसानी से जान सकते हैं। सबसे जरूरी बात, टिली को ऐश पर पूरा भरोसा है और उसे यकीन है कि उसकी दोस्त हर मुश्किल समय में उसके साथ होगी। ऐश चुप रहती है और उसे समझ नहीं आता कि वो टिली को आखिर समझाए तो समझाए कैसे। तब प्रिंसेस टिली डिसाइड करती है कि वो इस मैगी की रिपोर्ट के आने का वेट करेगी। उसके बाद ही वो कुछ करने का सोचेंगी। अभी के लिए
उसके पास और भी जरूरी काम है। ऐश क्यूरियस होकर पूछती है कि वो किस काम के बारे में बोल रही है, और प्रिंसेस बताती है कि मैनलैंड के बाहर जॉर्डस की बाउंड्रीज में शैडो आइलैंड है। उसे उम्मीद है कि वहां में उन्हें ज़्यादा मैजिक स्टोन मिल सकते हैं। अब जब चर्च रास्ते से हट चुका है तो टिली खुद इन रूइंस को देखना चाहती है और जानना चाहती है कि वहाँ और क्या क्या सीक्रेट्स हैं। शैडो आइलैंड का नाम सुनते ही ऐश पूछती है कि क्या उस लेजेंडरी रेड रिवर रूइंस की बात कर रही है। अगर हाँ तो वो बताती है कि ये रूइंस समुद्र में गायब हो जाते हैं और फिर से दिखाई देते हैं, और वहाँ खतरनाक सुनामी, सी मॉन्स्टर होते हैं जिससे किसी का भी वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। वो बताती है कि काफ़ी एक्सप्लोरर शैडो आइलैंड पर उन सब खतरों की वजह से मर चुके हैं। उसे डर है कि कहीं टिली को कुछ हो ना जाए, लेकिन प्रिंसेस टिली उसकी चिंता दूर करते हुए बताती है कि स्लीपिंग आइलैंड पर एक आउटसाइडर एक्सप्लोरर है। ये वही आदमी है जिसने पहली बार इन रूइंस को देखा था, इसलिए वो उन्हें रास्ता दिखाएगा और वो जल्द से जल्द वहां पहुंच सकते हैं। वो जल्द ही उसके साथ एडवेंचर पर जाने का प्लान करती है।